गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, इसको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, मतलब बहुवचन जब बोलेंगे तब हम इसको बैक्टीरिया कहेंगे, और यदि एक वचन एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम इसे बैक्टीरियम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीवाणु या बैक्टीरिया शब्द लैटिन शब्द बैक्टीरियम से निकला है। ठीक है, किससे बना है ये बैक्टीरिया शब्द? बैक्टीरियम शब्द से बना है। बैक्टीरियम एक वचन में बोलते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया की बात करते हैं तब हम बैक्टीरियम बोलते हैं, और जब इसको ग्रुप में या बहुवचन में बात करते हैं तो इसको हम बैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ छड़ या छड़ी होता है। मतलब जो बैक्टीरियम है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? छड़ या रॉड के समान संरचना। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, इसका अर्थ छड़ या छड़ी होता है। पृथ्वी पर ये सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोकैरियोट्स हैं। मतलब हमने स्टार्टिंग में ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़े थे। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हो जाता है? जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है ना, जैसे कि प्रोटोजोन्स में उसी के साथ में आ जाता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, ये सारे जो सबसे पहले हमें प्रिमिटिव, जो सबसे पहले जो मिले हैं। ठीक है, जीवाणु हमको सबसे पहले प्राप्त हुआ था, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स हैं। ये सर्वव्यापी हैं, यानी सभी जगह पर पाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश प्रकृति में सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किसके लिए है? पॉजिटिव काम के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हानिकारक हैं और जंतुओं और पौधों में बीमारियों और संक्रमण का कारण बनते हैं। अब बैक्टीरिया हम आगे जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये हानिकारक और लाभदायक दोनों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु सबसे अनुकूली सूक्ष्मजीव है। सबसे कैसा है? सबसे ज़्यादा प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ग्रुप है, जो जीवों के किसी भी अन्य समूह की तुलना में अपने रहने की स्थिति के अनुसार बहुत तेज़ी से संशोधित होते हैं। मतलब क्या होते हैं ये? सबसे ज़्यादा अपने जो इनका इन्वायरमेंट होता है उसके आधार पर ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे क्या है? ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर है ना, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब हमने प्रोटोजोन्स पढ़े थे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे पढ़े थे, उस समय हमने इसको भी पढ़ा था, जिसमें आकार की विस्तृत श्रृंखला होती है। ये गोल से लेकर छड़ और सर्पिल तक, मतलब इनके ये 4 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी अभी इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है, दूसरा एक स्फेरिकल होता है, तीसरा स्पाइरल होता है जिसको सर्पिलाकार कहते हैं, एक विब्रियो होता है जिसको कोमा के समान जो संरचना होती है उसको विब्रियो कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रकार के होते हैं। ये सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव जो पृथ्वी पर लगभग हर आवास में विकसित हो सकते हैं, जैसे मिट्टी, अम्लीय, गर्म झरने, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जल एवं गहरे समुद्र, इन सभी जगहों पर हमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं। बैक्टीरिया सक्रिय रूप से पृथ्वी पर पुनर्चक्रण प्रक्रिया में लगे रहते हैं, मतलब इनका रिसाइक्लिंग होता रहता है। पुनर्चक्रण में इन जीवों के आधार पर कई चरण शामिल होते हैं, जैसे वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और सड़न। अब हमने जैसे पढ़ा होगा राइजोबियम, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना है। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है ना, रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन को स्टोर करता है, और उससे क्या होता है? फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उसमें होती है। फिर भी कई जीवाणुओं की पहचान नहीं की जाती है, और जीवाणुओं में केवल आधे संघों में ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन्हें प्रयोगशाला में नहीं उगाया जा सकता। जीवाणु भक्षी यानी बैक्टीरियोफेज सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवाणु के अध्ययन से संबंधित है। हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में ही हम सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है ना। इसके बाद है इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें कोशिका आवरण या जीवाणु की बाहरी परत 2 घटक होते हैं। इसके बाहरी 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कठोर होता है कोशिका भित्ति,
यानी सेल वॉल, और दूसरा होता है अंतर्निहित यानी अंडरलाइंग साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर होता है सेल वॉल और अंदर होता है साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दो लेयर से मिलकर ये बना होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। ये हो गई यहाँ पर इसकी सबसे बाहर, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बना इसका पूरा बाहरी लेयर से कैप्सूल बन गया। यहाँ पर ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, बीच में जो जगह पाई जा रही है ये कहलाएगी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये सबसे बाहर कोशिका भित्ति सेल वॉल ये दिख रहा है यहाँ पर। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर बाहर सेल वॉल, सबसे बाहर क्या है कैप्सूल है। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल वॉल, इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है पूरा। ठीक, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा, ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर में। पानी बंद कर दो, पानी। इसके बाद ये पाइलस और फिम्ब्रिन, ये इसके बाद इंक्लोजन बॉडी यहाँ पर ये जो दिख रही है ये फ्लैजिलम, ये है ना, ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला की स्थिति के आधार पर भी जीवाणु जो है बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। यह अंदर ये इसमें प्लाज्मिड जो वेक्टर का काम करता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रही है ये है क्रोमोसोम। तो ये है पूरा एक बैक्टीरिया का डायग्राम। ठीक है, बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, जिसमें दो मेन क्या है, एक बाहरी सेल वॉल, दूसरी अंदर क्या पाया जाता है इसमें सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है। कोशिका के जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य अंतर्वेशन यानी मीजोसोम, राइबोसोम, इंक्लूजन, ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स पाए जाते हैं तथा डीएनए का एक वृत्तीय गुणसूत्र शामिल होता है। जैसे हम अंदर इसमें हमने देखा स्ट्रक्चर में कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। साइटोप्लाज्म सेल आवरण से घिरा होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, अभी हमने डायग्राम में देखा कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, पूरे एक आवरण से घिरा हुआ है ऊपर। इन आवश्यक घटकों के साथ कुछ जीवाणु में अतिरिक्त संरचनाएं जैसे कि फ्लैजिला, कैप्सूल और फिम्ब्रिया भी होती हैं। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि इसमें क्या क्या होते हैं, कशाभिका यानी फ्लैजिला जो अभी हमने देखा, यहाँ पर ये था, ये फ्लैजिला था यहाँ पर। ठीक है, ऊपर ये फिम्ब्रिकस था, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये वाला ये फिम्ब्रिकस था, और इसके साथ में है ये पूरा जो बना हुआ है ये क्या है, ये एक कैप्सूल होता है इस तरह से। इसके बाद हम देखेंगे कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल यानी संपुट, जो इसकी बाहरी संरचना बनी हुई थी, ये जो सबसे बाहरी भाग है ये वाला, जो इसमें सबसे बाहरी भाग दिख रहा है कैप्सूल वाला ये, और इसका स्लाइम लेयर किससे बना होता है। कैप्सूल या इम्परमेबल स्ट्रक्चर यानी स्लाइम लेयर कैप्सूल को रंजकों यानी रंजक का क्या मतलब होता है, पिगमेंट्स, है ना। जैसे भारत की स्याही, मतलब जो कलर हम डाई के लिए यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स, कलर, उनकी बात हो रही है, के साथ अभिरंजित नहीं किया जा सकता। जो कैप्सूल होते हैं उनको हम सोचें कि हम इनको स्टेनिंग कर लेंगे, तो हम उनको स्टेनिंग नहीं कर सकते। जो बॉटनी में भी आप लोगों ने किया होगा
जब प्रैक्टिकल करते हो तो आप किसी पार्ट का स्टेनिंग करते हो जिसमें मिथाइल ब्लू और वो और भी कलर्स लेके उनको आप कलर करते हो, तो इनमें क्या है, इनको आप क्या नहीं कर सकते, जो कैप्सूल होते हैं इनको आप स्टेनिंग नहीं कर सकते, अभिरंजित नहीं कर सकते, तथा जीवाणुओं को भक्षकाणु क्रिया यानी द प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस एंड डेसिकेशन, इसको क्या कर सकते हैं, इसका फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं और इसका डेसिकेशन कर सकते हैं, निर्जलीकरण कर सकते हैं, ठीक है, इससे बचा सकते हैं। कोशिका भित्ति के आसपास मौजूद जिलेटिनी आवरण को अवपंक स्तर के रूप में जाना जाता है, यानी स्लाइम लेयर के रूप में। जो इसका जिलेटिन वाला भाग है कैप्सूल का बाहरी, उसको किस रूप में जानते हैं, स्लाइम लेयर के रूप में जानते हैं। यह एक विस्तृत जीवाणु कोशिकाओं के आसपास के बाह्य कोशिकीय पदार्थों की असंगठित परत होती है। क्या होती है ये, एक विस्तृत यानी पूरे में फैली हुई जीवाणु यानी बैक्टीरिया सेल के आसपास के बाह्य कोशिकीय यानी बाहर जो कोशिका पाई जाती है, बाहर जो सेल पाई जाती है, उस पदार्थ की असंगठित यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता, संगठन नहीं होता, इसका असंगठित परत यानी लेयर होती है, ठीक है। स्लाइम लेयर के प्रमुख घटक एक्सोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। जो स्लाइम लेयर है जो इसके सेल वॉल के चारों ओर पाई जा रही है, उसके घटक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है एक्सोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला तो हम सब जानते ही हैं क्या होते हैं, है ना, जो धागे की तरह लंबी संरचना होती है वो फ्लैजिला होते हैं, और जो छोटे छोटे बाल की समान संरचना होती है वो सीलिया होते हैं, है ना। हमने प्रोटोजोआ जब पैरामीशियम यूग्लिना पढ़े थे तब हमने सीलिया और फ्लैजिला दोनों के बारे में पढ़ा था। तो फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला सिंगुलर में हम इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिला को या कशाविका को हम जब एक वचन में बात करते हैं, हम किसी एक फ्लैजिला की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कशाव कहते हैं, या फिर यदि हम अपनी इंग्लिश में बात करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्लैजिलम कहेंगे, ठीक है। कई प्रकार के बेसिली, स्पाइरुला तथा कोकाई की कुछ प्रजातियों में गतिशील अंग बनाता है। ये जो फ्लैजिला होता है ये कुछ टाइप के, जैसे बेसिली ना, स्पाइरली तथा कोकाई। कोकाई कैसे होते हैं, गोल होते हैं। बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। स्पाइरुला कैसे होते हैं, ये सर्पिलाकार होते हैं, सर्प के आकार के, है ना, फोल्डेड से। तो इनका क्या करते हैं, इनका ये गतिशील अंग बनाते हैं यानी मूवमेंट कराते हैं इनको। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला लंबे कशावत यानी लंबे लंबे होते हैं, जो फ्लैजिला होते हैं वो लंबे धागे के समान होते हैं, जैसे तंतुमय कुंडलीकार उपांगों का प्रदर्शन करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल वॉल के माध्यम से बाहर निकलता है। वे मोटाई में 0.1 से 0.2 μm तक तथा लंबाई में 15 से 20 μm तक हो सकते हैं। जीवाणु कोशिकाओं पर कशाविका का स्थान जीवाणु प्रजातियों पर निर्भर करता है, इसलिए ये विभिन्न प्रजातियों के साथ भिन्न हो सकते हैं। अब जैसे इसमें हम डायग्राम में बात करें इनकी, तो ये डायग्राम है। अब देखो, सबसे पहला है अकशाव यानी एट्राइकस, जिसमें दोनों तरफ में कोई भी कसाव या फ्लैजिला नहीं है। ये बैक्टीरिया कैसा है, बिना फ्लैजिला का है, इसलिए इसमें आ लग गया आगे। आ लग गया मैंने का मतलब क्या बताया था मैंने कि एब्सेंट हो गया, जहाँ ए लग गया वहाँ पर वो चीज़ उसमें एब्सेंट हो गई, तो ये कैसा हो गया, एट्राइकस हो गया या अकशाव हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम देखें, एक कशावी, एक मतलब मोनो। अब इसमें एक फ्लैजिला है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोट्राइकस हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एक कशावी कहेंगे या मोनोट्राइकस कहेंगे। अब इसमें फिर क्या है, इसमें ये है जब एक ही सिरे पर कई कशावी यानी कई फ्लैजिला इकट्ठे होते हैं, दोनों साइड नहीं है, किसी एक सिरे पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, तब उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है कि जब एक फ्लैजिला होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब फ्लैजिला नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब एक सिरे पर कई फ्लैजिला होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, दोनों सिरों पर कई फ्लैजिला होते हैं तब उसे क्या कहते हैं। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सिरे पर ध्यान रखना कि एक सिरे पर कई फ्लैजिला होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। और जब दोनों तरफ किसके, बैक्टीरिया के दोनों साइड फ्लैजिला हों
जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब ये हो जाता है जब दोनों बोथ आर होते हैं ना, दोनों तरफ से होते हैं कोई भी चीज़, तो उसको एम्फी कहते हैं। तो जब इसमें फ्लैजिला में दोनों साइड फ्लैजिला दिख रहे हैं हमको, सिंगल भी दिख रहे हैं और कई गुच्छे में भी दिख रहे हैं, तो दोनों साइड जब फ्लैजिला पाए जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, एम्फीट्राइकस कहेंगे या उपकशाभी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब जब बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएं, पूरे तरफ, कोई एक साइड नहीं, एक तरफ गुच्छे में नहीं, बल्कि क्या पूरी बॉडी पर चारों तरफ उसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, पेरिट्राइकस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद है जीवाणु में 4 प्रकार के कशाभिकीय अवस्थाएं देखी गई हैं, जो मैंने अभी आपको बताई वही हैं ये। पहला है मोनोट्राइकस। इसमें क्या होता है, जीवाणु कोशिकाओं के सिरों या ध्रुवों में से केवल एक ही कशाभ निकलता है या फ्लैजिला निकलता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा है लोफोट्राइकस। इसमें क्या होता है, जीवाणु कोशिका के एक ध्रुव से कई कशाभ बाहर निकलते हैं। तीसरा है एम्फीट्राइकस। जीवाणु कोशिका के दोनों ध्रुवों से एक केवल कशाभ या कशाभ का एक समूह निकलता है। इसके बाद है नेक्स्ट पेरिट्राइकस। इसमें क्या होता है, फ्लैजिला जीवाणु कोशिका के चारों तरफ से बाहर निकलते हैं। और एट्राइकस, इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ यहाँ तक बैक्टीरिया और उसके प्रकार। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।